हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। और आज हम करेंगे इंग्लिश पैडागोजी यानी अंग्रेज़ी शिक्षण शास्त्र की क्वेश्चन सीरीज़ में अपनी तीसरी वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स जैसे सी टैट, यूपी टैट और अदर टैट्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो के क्वेश्चन पीडीएफ फाइल में चाहिए तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अ लैमेंट फॉर द डेड इज़ अ फीचर ऑफ, यानी जो लैमेंट होता है वो एक्चुअली उसके अंदर कौन सा अलंकार लगता है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच लगती है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए ऑड जो यूज़ होता है वो एक पोयम लिरिक्स होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लिरिक्स होते हैं ये किसी इवेंट या किसी स्थान या किसी व्यक्ति की तारीफ या उसे प्रेज या उसको निखारने के लिए उसकी बात या उसकी कैरेक्टरिस्टिक या उसके विशेषता बताने के लिए ऑड इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एलिजी की अगर हम बात करें, एलिजी जो इस्तेमाल होता है वो लेमेंट के लिए यूज़ होता है, यानी किसी के मरने पर जो लेमेंट गाया जाता है उसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच या हम कह सकते हैं जो टोन यूज़ होती है वो एलिजी यूज़ होती है। मैं बताता हूँ सोनेट क्या होता है। सोनेट एक्चुअली 14 लाइन की एक पोयम को बोलते हैं। और ड्रामा आप सबको पता ही है, जैसे आपके ड्रामा देखते हो, जो थिएटर में ड्रामा होता है, टेलीविज़न पर ड्रामा होता है, वो आपका ये ड्रामा कहलाता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, यानी एलिजी, यानी लेमेंट फॉर द डेड। यानी जब हम किसी मृत के लिए लेमेंट करते हैं तो उसको हम एलिजी बोलते हैं। ये एक एलिजी का फीचर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज वोकैब्युलरी एप्रोप्रिएटली इज़ द माइक्रो स्किल इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अगर हम बात करें कि हम अपनी वोकैब्युलरी को अच्छे से यूज़ करें तो वो कहाँ हो सकता है, ये स्किल हम कहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं? रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में या लिसनिंग में। देखिए यूज़ वोकैब्युलरी एप्रोप्रिएटली यानी सही जगह पर सही वोकैब्युलरी यूज़ करना, तो ये एक्चुअली हमारा स्पीकिंग का हिस्सा है। तो हम स्पीकिंग के अंदर ही इस स्किल को अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये स्किल हमारा इन्वॉल्व होता है कहाँ पर? स्पीकिंग में। तो हमेशा इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन एन अपर प्राइमरी क्लास, यानी जो आपकी छठी क्लास से शुरुआत होती है जिसकी, आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन फॉर इवेल्युएटिंग द कंप्लीट लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स विच टेक्निक द टीचर शुड फॉलो। यानी बड़ी जो क्लासेस होती हैं छठी क्लास से, उसके अंदर जब एक चैप्टर कंप्लीट या लेसन कंप्लीट हो जाता है तो उसको इवेल्युएट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? क्या वो सबसे अच्छा तरीका ऑरल है, या सबसे अच्छा तरीका आपका कम्युलेटिव है, रिटन है, या परफॉर्मेंस टेस्ट है? अगर देखो मैं आपको बात बताऊं, अगर यहाँ पर प्राइमरी होता यानी प्राथमिक स्तर की बात होती तो ऑरल इसका आंसर होता, लेकिन क्योंकि ये अपर प्राइमरी है तो अपर प्राइमरी में रिटन सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी बच्चे का लेसन पूरा होने के बाद उसको इवेल्युएट करने का, उसे आंकने का सबसे अच्छा तरीका रिटन होगा। क्योंकि उसमें वो क्या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछ सकता है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछ सकता है, जिससे बच्चे की ना केवल नॉलेज का पता होता है बल्कि उसके राइटिंग स्किल्स को भी परखा जाता है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अब छोटे बच्चों के लिए राइटिंग स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि उनके ऑरल स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है। अगर यहाँ पर बच्चों, अगर मैं ये कह दूँ कि अपर प्राइमरी की जगह प्राइमरी होता तो यहाँ पर आंसर फिर ऑरल होता। ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज इवैल्यूएशन मस्ट एम एट, यानी जब हम किसी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं उसका इवैल्यूएशन यानी से आंक रहे होते हैं तो सबसे पहले एम क्या होता है? यानी जब हम किसी लैंग्वेज को, मतलब बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, भाषा सीख रहा है, तो उसे इवैल्यूएट जब हम करते हैं तो सबसे पहला फोकस हमारा क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सी, यानी असेसिंग द लर्नर्स नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। यानी सबसे पहले टीचर जब किसी बच्चे की लैंग्वेज को इवैल्यूएट करता है तो सबसे पहला फोकस उसका क्या होना चाहिए कि वो लैंग्वेज के रूल्स को समझ पा रहा है या नहीं, या उसे लैंग्वेज के रूल्स की नॉलेज है या नहीं। अगर मैं बात करूं असेसिंग द अचीवमेंट ऑफ
द लर्नर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ग्रेड्स से नहीं आकी जाती लैंग्वेज। असेसिंग द लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, देखिए प्रोफिशिएंसी नापी जाती है, इवेल्यूएट की जाती है, लेकिन ये सेकेंडरी है, ये भी देखी जाती है लेकिन ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, यानी बाद में देखी जाएगी। पहले बच्चे का यही देखा जाएगा कि वो रूल्स ऑफ लैंग्वेज से कितना अच्छा उसे जानता है। एबिलिटी टू, ये भी जानी जाती है लेकिन ये भी सेकेंडरी है, बाद में है। लेकिन सबसे पहले जो फोकस होगा वो किस पे होगा, सी आंसर होगा इसका, यानी सबसे पहले टीचर देखेगा लैंग्वेज इवेल्यूएट करते में कि बच्चे को लैंग्वेज के रूल्स यानी नियमों की कितनी जानकारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटिन्यूस असेसमेंट फोकसेस ऑन, देखिए कंटिन्यूस असेसमेंट क्या होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कंटिन्यूस असेसमेंट की, यानी निरंतर आपका आकलन होना। तो निरंतर आकलन कैसे होगा, इनफॉर्मल असेसमेंट में। देखिए इनफॉर्मल असेसमेंट में क्या होगा, केवल क्लास के अंदर असेसमेंट होगा, तो और क्लास के अंदर नहीं, मतलब जब क्लास चलती है और जब लास्ट एग्जाम्स होते हैं उसका इवैल्यूएशन फिर नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है इनफॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव, बिल्कुल ये ठीक आंसर है। देखिए ये क्या कह रहा है, कंटिन्यूस असेसमेंट, यानी हमेशा चलता रहना चाहिए असेसमेंट। तो असेसमेंट कब चलता रहेगा, जब आप फॉर्मेटिव और सबमिटिव दोनों को साथ में जोड़ दोगे। यानी फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जब बच्चे को क्लास के अंदर क्विज़ेस देना, क्लास के अंदर उसका असेसमेंट करते रहना, उसका टेस्ट लेते रहना, कोई टॉपिक छोटा सा पढ़ा दिया तो उसका टेस्ट, या खड़े होकर कुछ पूछ ही लिया वो, तो ये सारा फॉर्मेटिव होता है। और जब लास्ट में रिजल्ट आता है एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हम उसे आंकते हैं तो उसे सबमिटिव बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूस में दोनों। और इनफॉर्मली जो हम बच्चे से वार्तालाप करते रहते हैं, बच्चे की जानकारी उससे लेते रहते हैं, उसका भी असेसमेंट हम करते रहते हैं, तो ये सारा कॉम्बिनेशन ही कंटिन्यूस असेसमेंट कहलाता है। तो हमेशा इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पेरेंट शुड सी दैट देयर चिल्ड्रन गेट सच एजुकेशन दैट, यानी पेरेंट को क्या चाहिए कि उनके बच्चों को कैसे, जो पैसा कमाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। मेक देम डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये भी नहीं। गेट्स दैम प्रेस्टिज इन द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर शान और शौकत या फेमस होने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। इक्विप्स दैम विद लॉट्स ऑफ नॉलेज, यस। पेरेंट्स का जो फोकस होना चाहिए कि हमारे बच्चों को बहुत सारी नॉलेज मिले, बहुत अच्छे से नॉलेज मिले और उस नॉलेज का वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, तो इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे। वाइल इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज फॉर अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मार्क्स मे बी डिडक्टेड फॉर, यानी अगर टीचर जो है बच्चे का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन चेक कर रहा है, यानी मान लीजिए बच्चे ने कोई रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करा, तो वो कौन सी एरर्स पर उसे मार्क्स काटने चाहिए, ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिकल, कंटेंट या स्पेलिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ग्रामर को अवॉइड करते हैं कि बच्चा ग्रामर की गलती थोड़ी बहुत कर रहा है तो उसे छोड़ देते हैं, और सिंटैटिक इसे भी छोड़ देते हैं, और स्पेलिंग को भी छोड़ देते हैं। मेन फोकस जो होता है ना वो कंटेंट होता है, यानी यहाँ से मार्क्स, अगर मान लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा सही सवालों के सही जवाब नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब वो कंटेंट को समझ नहीं पा रहा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि आप कितना समझ पा रहे हो, ये लिखा हुआ है तो उसे आप कितना समझ पा रहे हो, तो वही फोकस होता है। अगर बच्चा यहाँ गलती करता है तो यहाँ पर मार्क्स कटने चाहिए। अगर बच्चा ग्रामर या सिंटैक्टिकल यानी सेंटेंस को जोड़ने तोड़ने में गलती कर दी, स्पेलिंग गलती कर दी, तो यहाँ बच्चा स्टूडेंट्स मार्क्स ना काटे। लेकिन हाँ बहुत बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो उसमें फिर देखा जाएगा, सारी चीज़ें देखी जाती हैं उसमें, तो ग्रामेटिकल भी और सिंटैक्टिकल भी, कंटेंट भी और स्पेलिंग भी, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन अगर प्राइमरी लेवल पर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दिया जाएगा, बाकी और चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ग्रामर टीचिंग इन इंसिडेंट मैथड इज़ डन ड्यूरिंग द टीचिंग ऑफ, यानी जब हम किसी को ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं तो इंसिडेंट मेथड कहाँ यूज़ होता है, पहले तो समझ लीजिए इंसिडेंट मेथड क्या होता है। देखिए इंसिडेंट मेथड यानी घटना विधि। घटना यानी जब आप ग्रामर, किसी को स्पेशली ग्रामर नहीं सिखा रहे बल्कि कुछ लिखवाते हुए या कुछ पढ़वाते हुए उसे क्या करवा रहे हैं, ग्रामर सिखवा रहे हैं। तो जब ये लिखवाते या पढ़वाते हुए, तो ये होता है आपका क्या, टेक्स्ट बुक को पढ़ाते हुए या कॉम्पोजिशन राइटिंग करवाते हुए अगर बच्चे को ग्रामर सिखाई जा रही है तो
वो हम कह सकते हैं उसे इंसिडेंट मेथड। तो हमेशा याद रखना इंसिडेंट मेथड कब यूज़ किया जाता है, जब बच्चे को टेक्स्ट बुक या कॉम्पोजिशन राइटिंग पढ़ाया जा रहा हो, वहाँ पर ग्रामर की टीचिंग की जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट मेथड, समायक विधि बोलते हैं, जैसे हिंदी में हमने हिंदी पैडागोजी में भी इसका डिस्कशन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड डिस्टर्ब्स द टीचिंग ऑफ अ टेक्स्ट और कॉम्पोजिशन राइटिंग एट टाइम्स। यानी ये कह रहे हैं जब हम बच्चे को टेक्स्ट बुक या कॉम्पोजिशन पढ़ाते होते हैं तो कौन सा मेथड डिस्टर्ब होता है, या हम कह सकते हैं किस मेथड, कौन सा मेथड टेक्स्ट बुक या कॉम्पोजिशन राइटिंग को डिस्टर्ब करता है। सो जाहिर सी बात है इंसिडेंटल मेथड ही क्या करता है, डिस्टर्ब्स करता है। क्योंकि क्या होता है जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे होते हैं या कॉम्पोजिशन राइटिंग करा रहे होते हो और हाथों हाथ उनका ग्रामर भी करा रहे होते हो, तो ग्रामर के चक्कर में वो जो टेक्स्ट बुक पढ़ाना और कॉम्पोजिशन राइटिंग कराना वो डिस्टर्ब हो जाता है इस मेथड के अंदर। तो जब क्योंकि ये मेथड ही ऐसा है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ाते हुए और कॉम्पोजिशन राइटिंग कराते हुए बच्चों को ग्रामर सिखा रहे हो, इसी चीज़ को इंसिडेंटल मेथड बोलते हैं। तो ये इंसिडेंटल मेथड जो है वो इफेक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है किस पहलू को, टेक्स्ट बुक और कंपोजिशन राइटिंग को। फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हो बच्चों को और साथ साथ ग्रामर भी सिखा रहे हो, तो हो सकता है वो ग्रामर की वजह से टेक्स्ट बुक का जो पर्पज़ है वो पूरा ना हो या फिर वो डिस्टर्ब हो जाए, तो ये इसलिए होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दी एजुकेंट, और हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग